रात का घना अंधेरा था। मानवेंद्र अपने हॉस्टल के कमरे में सो रहा था। उसके सीने के बर्थमार्क पे अचानक दर्द होना शुरू हुआ और तभी खिड़की के बाहर से किसी पक्षी के चीखने की जोरदार आवाज आई। ये आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इस चीखने की आवाज से जब मानवेंद्र की आंख खुली तो वो भागकर खिड़की के पास गया। उसने झटके से खिड़की खोली तो एक बाज का पैर खिड़की में फंसा हुआ था। मानव ने बाज को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ लगाने से पहले ही बाज खुद से छूट गया और अंधेरे में कहीं उड़ गया। मानवेंद्र खिड़की वापस बंद करने ही वाला था कि तभी उसे सामने गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग की छत पर कुछ चलता हुआ दिखा। पहले पहल तो डर के मारे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसने मन ही मन हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर। जब वो लाइन पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी वो उस शख्स को पहचान गया। उसके मुंह से निकला, मिताली, ये इतनी देर रात बिल्डिंग की छत पर क्या कर रही है? मानवेंद्र को समझते देर ना लगी कि ये लड़की सामने की गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली मिताली ही है और ये छत से कूदने की प्लानिंग कर रही है। मानवेंद्र जोर से चिल्लाया, मिताली, रुक जाओ मिताली, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन मानवेंद्र की आवाज मिताली तक नहीं पहुंच पाई। मानवेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से भागकर गर्ल्स हॉस्टल के नीचे पहुंच गया और चिल्लाते हुए बोला, मिताली, तुम पागल हो गई हो क्या? मिताली ने एक नजर नीचे खड़े हुए मानवेंद्र पर डाली और कहा, मानव, तुम चले जाओ यहां से। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं अपने इन्हीं हाथों से अपने माँ बाप का सपना तोड़ चुकी हूं। मैं जीते जी उन्हें मुंह नहीं दिखा सकती। मानवेंद्र बोला, तुम पागल मत बनो मिताली। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। तुम मुझे बताओ, हम मिलकर जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। मिताली मानवेंद्र की बात को बीच में काटते हुए बोली, मुझे इस बार क्लास में 4th पोजीशन मिली है। मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो फीस ना भर पाने के कारण मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। मानवेंद्र बोला, पहले तुम पीछे हटो, हम सब ठीक कर लेंगे। बस मैं 1 मिनट में छत पर आ रहा हूं। तुम प्लीज कुछ उटपटांग हरकत मत करना। इतना कहकर मानवेंद्र पूरी ताकत से छत की ओर भागा। अभी वो हॉस्टल की बिल्डिंग की सीढ़ियों की ओर जा ही रहा था कि उसने देखा कि मिताली छत से कूद चुकी है। मानव की समझ में कुछ नहीं आया और उसमें ना जाने कहां से ताकत आ गई। उसने आसमान की ओर छलांग लगाई और वो पंछी की तरह ऊपर उड़ने लगा और मिताली को उसने हवा में ही पकड़ लिया। अगले 5 से 10 सेकंड में क्या हुआ किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जब मानवेंद्र ने मिताली को गोद से उतार के जमीन पर खड़ा किया तो मिताली घबराहट से पीछे हट गई और बोली, दिस इज इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? तुम उड़ कैसे सकते हो? मानवेंद्र मिताली की बात पर भौचक्का था। मानवेंद्र बोला, मिताली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे लगा कि मुझे तुमको बचाना चाहिए और बाकी क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मिताली बोली, मानव, तुम हनुमान जी की तरह हवा में उड़ रहे थे। मानवेंद्र बोला, तुम प्लीज ये सब किसी को मत बताना, नहीं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मिताली बोली, और तुम मेरे सुसाइड के बारे में किसी को नहीं बताओगे ना? मानवेंद्र बोला, तुम पागल हो, ये सब कोई बताने वाली बात थोड़ी है। बाकी रह गई बात स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं राघव भैया से बात करके तुम्हारी फीस भरवा दूंगा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, और जब तुम खूब अमीर हो जाओगी तो पैसे वापस कर देना। मानवेंद्र के ये बोलते ही मिताली ने आगे बढ़कर उसे जोर से गले लगा लिया और कहा, थैंक यू मानवेंद्र, मुझे बचाने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए। अच्छा, अब जल्दी से अपने हॉस्टल में जाओ, नहीं तो गार्ड भैया जग गए तो तुम पर फाइन लग जाएगा। मिताली की बात सुनकर मानवेंद्र जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से भागकर अपने कमरे में पहुंच गया। मानवेंद्र को मिताली की जान बचाने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन की याद आई तो उसने 2-3 बार उड़ने की कोशिश की, लेकिन उड़ने के चक्कर में घुटना दीवार में लड़ गया तो उसे एहसास हो गया कि उसका उड़ना कोई सुपर पावर नहीं बल्कि तुक्का है। जब अचानक उसके सीने के बर्थमार्क में वापस जोर का दर्द उठा
तो वो चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। फिर अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। इतनी देर रात किसी के फोन की उम्मीद उसे नहीं थी। उसने जल्दी से फोन उठाया तो देखा कि कॉल मुरारी चाचा की थी। फोन उठाते ही मुरारी चाचा बोले, बेटा, बनवारी के आदमी गुंडागर्दी पर उतारू हैं। इस बार पूरे भौकाल के साथ 3 जेसीबी मशीन, ट्रक और बहुत सारे आदमियों को लेकर जमीन पर कब्जा करने आए हैं। अगर सुबह होने तक तुम और राघव आ गए तो ही गुरुजी की समाधि और तुम लोगों का घर बच पाएगा। मैंने राघव को फोन कर दिया है, लेकिन तुम भी रहोगे तो सही रहेगा। मानवेंद्र ने चाचा का शुक्रिया अदा किया और समझाया कि वो जल्दी से जल्दी गांव पहुंच जाएगा। मानवेंद्र के हॉस्टल और गांव की दूरी आधे घंटे की थी। उसने अपनी साइकिल उठाई और गार्ड को 100 का नोट देकर हॉस्टल का गेट खुलवा लिया और गांव की ओर निकल गया। मानवेंद्र इतनी तेजी से साइकिल चला रहा था कि उसने रास्ते में आने वाले बाइक और कार को भी पीछे छोड़ दिया। मानवेंद्र के गुरुजी महंत निरंजन का अयोध्या में बहुत बड़ा और पुराना घर है। महंत ने लोगों को बहुत सारी जमीन रहने के लिए और मंदिर के लिए दी थी, जहां एक पूरा गांव बस चुका था। महंत जी का उस इलाके में बहुत प्रभाव था। मानवेंद्र और राघवेंद्र भी उसी गांव के थे और निरंजन गुरु के शिष्य भी थे। इन्हीं गुरुजी से दोनों ने युद्ध कलाएं, योग और ध्यान का ज्ञान भी पाया था। सालों से चल रहे मंदिर मस्जिद के विवाद के फैसले के बाद सरकार ने चौतरफा विकास करना शुरू कर दिया था। जगह जगह से बाईपास हाईवे गुजरने लगे। अयोध्या के आसपास के जमीन की कीमत अचानक ही बढ़ने लगी। जहां कुछ लोगों को खुशी थी कि रामलला आ रहे हैं, वहीं कुछ ठेकेदार और दबंगों के लिए ये पैसे छापने के मौके के रूप में सामने आया। उन्होंने अधिकारियों को रिश्वत, जान का डर दिखाकर सरकार के विकास की योजनाएं पता कर लीं और रास्ते में पड़ने वाली सारी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मानवेंद्र जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि मुरारी चाचा और बनवारी आपस में बहस कर रहे हैं। बनवारी चिल्लाते हुए बोला, अरे बुढ़ाओ, काहे बुढ़ापे में जवान बन रहे हो? कहीं लग लगा गई तो बिस्तर पकड़ लोगे। मुरारी चाचा चिल्लाते हुए बोले, बनवारी, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये जगह मंदिर की तरह पवित्र है। यहाँ महंत जी की समाधि है और तुम इसे तोड़ना चाहते हो। तुम्हें तनिक भी अंदाजा है कि ये कितना नीच काम है? बनवारी ने आंखों पर लगाया चश्मा उतारा और मुरारी चाचा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखो चाचा, ऐसा है ना कि ज्ञान तो हमको देव मत, हमारे मास्टर दिए थे, गुल्ला फेंक कर मार दिए। ससुर आज तक एक आंख से देखते हैं। बाप बोले दुकान संभालो, हम बोले देश संभालेंगे, नेता बनेंगे। हमको एक तमाचा मारे, हम लाठी मार दिए, कपार फूट गया उनका। तो ऐसा है कि तुम बुजुर्ग हो, एक पांव कब्र में है, ऐसा ना करो कि तुम्हारा दूसरा पांव भी कब्र में डाल दें। अगर सच में गांव वालों का भला चाहते हो तो उन 2 लौंडों को बुलाओ और बोलो कि साइन मार के रुपया लें और गुल हो जाए यहाँ से। इतना कहकर बनवारी ने मुरारी चाचा को धक्का दे दिया। मुरारी चाचा गिरने ही वाले थे कि मानवेंद्र ने उनको संभाल लिया। मानवेंद्र की बनवारी से जोरदार बहस हुई। चाचा ने मानवेंद्र को समझाया, बेटा, राघव का इंतजार कर लो, इस बनवारी के मुंह मत लगो, ये बहुत नीच आदमी है। मानवेंद्र ने चाचा से अपना हाथ छुड़ाया और जेसीबी के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, चलाओ जेसीबी, मैं भी तो देखूं किसके अंदर इतना दम है कि मेरे घर को तोड़ सके। बनवारी ने हाथ से जेसीबी के ड्राइवर को आगे बढ़ने का इशारा कर दिया और चाचा से बोले, साला तुम लोगों के साथ यही दिक्कत है। हम चुपचाप रात में आए थे कि भोर होने से पहले बिना खून खराबा किए काम निपटा देंगे, लेकिन नहीं, तुमको तो फैंटम बनना है। साला जब पूरी अयोध्या की जमीन मनोज कुमार की, मेरे देश की धरती सोना उगले बन गई है, तो तुम सालों को सुनील शेट्टी की तरह धरती मेरी माँ है करना है तो मरो ससुर। और देख ले बुढ़ाऊ, अगर इस लौंडे की समाधि यहीं खुद गई तो इसकी मौत तुम्हारे कपार पर जाएगी। बनवारी की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि पीछे से बाइक की तेज आवाज आने लगी। बनवारी ने जब पलट कर देखा तो राघवेंद्र खड़ा था। राघवेंद्र को देखकर चाचा और मानवेंद्र उसके पास पहुंच गए। राघवेंद्र बनवारी से बोला, देखो बनवारी, मैं तुमको पहले भी कई बार समझा चुका हूं कि मैं ये जमीन किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता हूं। ये जगह इस गांव के लिए मंदिर जितनी पवित्र है, महंत जी की समाधि भी यही है, तो इस जमीन के अलावा तुम जिस कागज पर साइन करने के लिए बोलो, मैं तैयार हूं।
बनवारी ने इधर उधर देखा, फिर बगल में ही गुटके को थूकते हुए बोला, देखो बेटा, तुम तनिक कंफ्यूज हो। हम परमिशन या साइन नहीं मांग रहे। हम यहाँ आए हैं घर गिराने के लिए। हम घर गिराएंगे, तुम तमाशा देखोगे। तुम बीच में बोलोगे, हम कूटेंगे। तुम अड़ंगा मारोगे तो हम तुमको यहीं खोद के गाड़ देंगे। कहा है कि जमीन हैंडओवर करने की तारीख अब हो रही है खत्म। बाकी साइन की बात है तो निशान तो हम तुम्हारे लाश पर से भी ले लेंगे। हमको उसकी चिंता नहीं है। बस इस खंडहर की जगह 5 स्टार होटल बनाना है। राघवेंद्र बोला, बनवारी, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, मान जाओ, वरना दोबारा समझने के लिए तुम लोग होश में नहीं रहोगे। बनवारी ने गुस्से में सिर झटका और अपने आदमियों से बोला, अबे कूटो बे इन हरामियों को। बनवारी के ये कहते ही जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। राघवेंद्र अपनी जगह पर खड़ा था। वो मानवेंद्र के आगे से हट ही नहीं रहा था, न ही उसने किसी को मानवेंद्र तक पहुंचने दिया। राघवेंद्र एक के बाद एक सबकी हड्डियां तोड़ता जा रहा था। बनवारी ने जब पासा पलटते देखा तो खुद भी भागकर जेसीबी पर चढ़ गया। तभी पीछे से मानवेंद्र चिल्लाकर बोला, भैया पीछे देखो। राघव पलटा तो देखा कि बनवारी फुल स्पीड में जेसीबी लेकर राघवेंद्र की ओर चला आ रहा है। राघवेंद्र जल्दी से अपनी दाहिनी ओर कूदा और एक ईंट उठाकर बनवारी के सिर पर फेंक कर मार दिया। ईंट लगते ही जेसीबी का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे जाकर पीपल के पेड़ से टकरा गया। जेसीबी के पेड़ से टकराते ही जोर की आवाज आई और देखते ही देखते पेड़ भर भर आकर घर के ऊपर गिर गया। पेड़ गिरने की आवाज सुनकर पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। सब के सब सन्नाटे में थे। बस बनवारी सिर की चोट को पकड़कर हंस रहा था, क्योंकि गलती से ही सही लेकिन घर तहस नहस हो चुका था। राघवेंद्र की आंखों में खून उतर आया। वो तेजी से बनवारी की ओर झपटा और बनवारी उल्टे पांव पेड़ की ओर भागने लगा। लेकिन तभी आसमान पक्षियों की तेज आवाज से भर गया। पेड़ के गिरते ही सारे पक्षी बाहर निकल आए। अचानक मानवेंद्र जोर से चीख पड़ा। उस पर किसी पक्षी ने हमला कर दिया था। मानवेंद्र के पास खड़े मुरारी चाचा बोले, असंभव, एकदम असंभव। ये चीख सुनकर राघवेंद्र वापस आ गया। उसने चाचा से पूछा, क्या हुआ चाचा? मानव को क्या हुआ? चाचा ने आसमान में उड़ रहे एक पक्षी की ओर इशारा किया और बोले, मैंने आज से पहले इतना बड़ा और बूढ़ा पक्षी कभी नहीं देखा। राघवेंद्र बोला, चाचा ये कौन सा पक्षी है? चाचा बोले, गरुड़, विष्णु का वाहन गरुड़। तभी पीछे से बनवारी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। सब चौंक गए कि बनवारी को क्या हो गया। सभी बनवारी के पास पहुंचे तो पेड़ के जड़ से उखड़ने की वजह से वहां की मिट्टी भी साथ में उखड़ गई थी। पेड़ के नीचे एक लाश दफन थी, जिसका 90% हिस्सा अब भी एकदम ठीक ठाक था। राघवेंद्र मुरारी चाचा की ओर देखकर बोला, चाचा गुरुजी की समाधि तो वहां पर थी, तो ये किसकी कब्र है? तब तक बनवारी के साथी और बाकी दूसरे लोग भी वहां आ चुके थे। एक ने लाश पर से कपड़ा हटाया तो सब डर के मारे और सहम गए। लाश का सिर पक्षी का और बाकी शरीर औरत का था। मुरारी चाचा ने आगे बढ़कर जल्दी से लाश को ढक दिया और बनवारी को झपटते हुए बोले, रे नास पिटे, तुझे इतना समझाया लेकिन तेरे अकल पर पत्थर पड़ा हुआ था। ये ना जाने किस डायन की कब्र खोद दी है तूने। अब अपना भला चाहता है तो ये तामझाम समेट और भाग जा यहाँ से। भूत प्रेत डायन का नाम सुनकर थोड़े ही देर में बनवारी और गांव वाले सब के सब गायब हो गए। सबके जाने के बाद राघवेंद्र फावड़ा लाने चला गया और मुरारी चाचा गिरे हुए घर को देखने के लिए चले गए और मानवेंद्र को लाश की देखभाल के लिए खड़ा कर दिया। थोड़ी देर में राघवेंद्र ने लाश को फिर से ढक दिया, लेकिन मानवेंद्र ने चुपके से लाश के कपड़े का एक टुकड़ा निकाल लिया। उसने आज तक ऐसा कपड़ा अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। राघवेंद्र की नजर जब मानवेंद्र की चोट पर पड़ी तो देखा कि घाव गहरा था और उसमें से खून बह रहा था। उसने तुरंत गिरे हुए घर के बाकी बचे हुए काम को चाचा को सौंप दिया और मानवेंद्र को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गया। राघवेंद्र ने मानवेंद्र को हॉस्पिटल ले जाकर दवाइयां दिलवा दी। तब डॉक्टर ने एक ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा था, जिसकी रिपोर्ट अगले दिन मिलनी थी। राघव ने मानवेंद्र को कुछ पैसे देकर हॉस्टल भेज दिया और खुद अपने काम पर चला गया।
मानवेंद्र को अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस गरुड़ ने सब कुछ छोड़कर उसके ऊपर ही क्यों हमला किया। अगले दिन मानव के पास डॉक्टर की कॉल आई। वो काफी परेशान से लग रहे थे। उन्होंने मानवेंद्र को हॉस्पिटल बुलाया और रिपोर्ट दिखाते हुए बोले, मानवेंद्र, तुम जानते भी हो कि तुम कौन हो? मैंने किसी के खून में आज तक ऐसा करिश्मा कभी नहीं देखा। तुम्हारे क्रोमोसोम्स इस दुनिया के हैं ही नहीं। ये बात सुनकर मानवेंद्र ने पूछा, इसका क्या मतलब है? डॉक्टर बोले, मानव, तुम्हारे शरीर के खून का डीएनए आधा इंसान का बना हुआ है और आधा पक्षी का है। तुम्हारे अंदर इंसान के साथ साथ पक्षी की भी खूबियां हैं। आखिर मानव का खून असामान्य क्यों था? क्या इस क्रोमोसोम की गुत्थी को सुलझा पाएगा मानव? पेड़ के नीचे वो लाश आखिर किस